Good morning, class 10 students. I hope you are well at home and do your study very well. And I discuss about the online test in upcoming days and also tell you the syllabus more than 3 or 4 times. So the question type is very easy and it's only within its syllabus. So kindly read the chapters and uh, read again and again. It will help you to obtain more marks in objective type test. Yes, it is objective type, but multiple choice. There are 4 options to choose the answers. So I again told you that kindly read the chapters very sincerely. Go to the method which I told to you. Okay, in previous class we learn about the key features of federalism, and there are very important questions behind the 7 points, and I also told you where the question asked in board exams and what are the types and what are the level of the questions behind the topics. There are 2 or more levels: different tier of government, jurisdiction, specified in constitution, and cannot be changed by one, and fifth is कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट, मतलब वो एक एम्पायर की तरह है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो ऑटोनोमियल के तरीके से उसको फाइनेंशियली डिवाइड किया हुआ है. और जो सेवन्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक था. द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स to safeguard and promote unity of the country. Yes, and we yes, now today we are going to uh, explain another topic, learn another topic, that is the federation and the kind of federations. There are 2 types of federation: coming together and holding together. So let's start. Yes, the exact balance of power between the central and the state government varies from one federalism to another. Okay, the exact balance of power between the central and the state, yes, varies from one federation to another. What does the exact mean? जो भी एग्जैक्ट बैलेंस की पावर की बात की है, चाहे वो सेंट्रल की बात हो चाहे वो स्टेट की बात हो, जो गवर्नमेंट है वो एक फेडरेशन से एक अनदर फेडरेशन में अलग अलग तरीके से है. मतलब एग्जैक्टली फॉर्म में अगर आप समझेंगे कि एग्जैक्ट बैलेंस पावर, एग्जैक्ट बैलेंस मीन्स कि जहाँ सेंट्रल या स्टेट में कहीं पे सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी है स्टेट से और कहीं कहीं स्टेट को ज़्यादा पावर दी है सेंट्रल से. तो दैट मीन्स इसका ये नहीं कि स्टेट ही सब अपने आप में पावरफुल होगा, वो उसका एग्जैक्ट मीन ये है कि ये मोर ऑटोनॉमस होगा, मोर ऑटोनॉमस, उसका ये मीन है. एग्जैक्टली द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, अगर मैं इसके बैलेंस की बात करूं तो वो अलग अलग है एक फेडरेशन से दूसरे फेडरेशन में, ये कहा गया है सिंपल लैंग्वेज में. अगर वो ये है, यानी कि जब आप पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन और आप पढ़ेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो आप पाएंगे कि इन दोनों चीज़ों में कुछ वेरीज, कुछ डिफ्रेंशिएशन है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं. किसी में सेंट्रल को ज़्यादा पावर ऑटोनोमस दिया गया है और किसी में स्टेट को ही ज़्यादा दे दिया है. तो वो उससे क्या है, बैलेंस बराबर है बट वो एक दूसरे से फ्री हैं. ये चीज़ आप उसको अच्छे से समझें. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट लाइन. This balance depend mainly on historical context in which the federation was formed. अब ये जो बैलेंस है ना, जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच की, वो अलग अलग है. देखिए, एक ना हैबिट होती है, एक हैबिट होती है रीडिंग की.
एक्चुअली ये जो मैं इतना आपको कभी राउंड कभी रेक्टेंगल या ये जो मैं एरो करके चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो जोर रहता है हमेशा, एम्फेसाइज मैं रखता हूँ हमेशा वर्ड्स के ऊपर। जो वर्ड्स होते हैं ना, वो वर्ड्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड, वो इसीलिए मैं ये जो नया एक तरीके से जो टेक्निकली मेथड है आपके सामने, चाहे टीचिंग के ज़रिए, क्योंकि मैं आपके सामने तो नहीं हूँ बट ऑनलाइन तरीके से बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको पेश की जा सकती हैं। वो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ना अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करूँ आपके अंदर भी। मैं जैसे कि सर्कल या रेक्टेंगल या एरो के यूज़ करता हूँ, तो आप भी जो आपके पास आपकी पेंसिल है आप उसको यूज़ करें। जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप बुक को कोई चीज़ अंडरलाइन करते हैं, मार्क करते हैं, टिक करते हैं, कुछ किसी वर्ड को सर्कल करते हैं, तो आपके अंदर वो हैबिट आए। जब आप उसको रीड करते हो ना, तो आप उस पूरे टॉपिक का जो एक कहते हैं ना पूरा सेंट्रल आइडिया जो होता है, वैसे तो सेंट्रल आइडिया पोएम का होता है, आई नो इट, बट किसी टॉपिक का एक सेंट्रल आइडिया मतलब उसका पूरा आपको फीचर समझने के बाद किसी सिस्टम का या किसी कंसेप्ट का आपको पूरा का पूरा समझ में आने लगता है। वो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको वो चीज़ दूँ और आपके अंदर हैबिट जो है वो डालने की कोशिश करूँ। आप भी उस चीज़ को काइंडली समझें और अच्छे से कैचअप भी करें, ये मेरी कोशिश है आप सब लोगों के लिए। ओके, दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विद द फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड। ये जो जिस एग्जैक्ट बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि वो डिपेंड इस पे है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मतलब क्या बात है, मतलब वो ये है कि आपने इससे पहले अपने फेडरेशन को बनाया था जब, तो आपने उसको नींव कैसे रखी। कहते हैं ना, आपको याद है 9th क्लास में जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में लेके ही तो हमारे फेडरेशन को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क किया था ना। वो चीज़ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। डिपेंड क्यों करती है? डिपेंड इसलिए कि उसमें क्या लिखा गया था, आपको क्या पावर गिवन थी, है ना, आपके लिए क्या चीज़ फॉर्म की गई। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट बैलेंस की बात होती है। अब वो कैसे होगी जरा आप उसको देखें एक बार अच्छे से। यस, देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। वो टू रूट्स क्या हैं? ये क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से आते हैं कि मतलब ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाती है। वो दो रूट कौन से काइंड, मतलब सॉरी, टू काइंड ऑफ रूट्स वो कौन से हैं जिनसे कि इन फेडरेशंस को बनाया है। ठीक है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि वैसे तो बैलेंस पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच है, बट कहीं कहीं स्टेट को मोर ऑटोनॉमी है और कहीं कहीं सेंट्रल को ज़्यादा ऑटोनॉमी है, बट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। वो इस चीज़ का आप मेनली फोकस रखें, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बट कई मामलों में ये इस पर दखल नहीं दे सकता, तो ये मोर ऑटोनॉमस हो जाता है। ये उसी चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है जरा देखें तो आप ये चीज़। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट। यानी कि जो स्टेट्स हैं, अगर आप उनको कमिंग टुगेदर एक साथ लेके आएँ, या वो जो स्टेट्स हैं वो पहले आएँ एक साथ और वो अपनी एक बिगर यूनिट को बनाएं, सो दैट द पूलिंग सोवनिटी एंड रिटेन आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सोसाइटी सिक्योरिटी। अब इसमें होता क्या है वो चीज़ आप ज़रा अच्छे से समझें। इसमें ये है, पूलिंग का मतलब होता है शेयरिंग करना। वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दिए, वो कहते हैं ना कार पूलिंग सर्विसेज कहते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ, वो अपना खुद की एक बिगर यूनिट बनाते हैं, दैट बाय पूलिंग सोवनिटी। किस चीज़ को शेयर करते हैं? सोवनिटी। और सोवनिटी को आप जानते हैं संप्रभुता। संप्रभुता मतलब जो फ्री है, यानी और इजी में क्या, देयर इज़ नो कंट्रोल, देयर इज़ नो कंट्रोल अपॉन, यानी उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सोवरेन है, वो अपने आप में खुद की एक पावर है, दे हैव देयर ओन पावर, इसलिए इसको संप्रभु बोला गया। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। यस, बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। रिटेन मीन्स बरकरार रखना। दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और वो अपनी इस सुरक्षा को, आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी यूनिट को बनाए रखने के लिए वो अपनी सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा किस लिहाज से?
अपनी यूनिट के लिहाज से, अपनी सोवरेनिटी के लिहाज से और अपनी आइडेंटिटी के लिहाज से। इस चीज़ से सिक्योरिटी बनाना। सिक्योरिटी मतलब अपने फॉर्म्स, जो अपने लॉ हैं उनको इस तरह से फॉर्म करना कि वो कभी किसी दूसरे के मामले में दखल ना दें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिखा है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको वो रिटेन करें, सस्टेन करें, बनाए रखें इस चीज़ के लिए कि कभी कोई सेंट्रल पावर आके उन पे अटैक नहीं करे, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सोवरेनिटी को, उनकी आइडेंटिटी को मिसमैच ना कर दे। जैसे कई बार आप इंडिया में देखते हैं, कभी राजस्थान में भूचाल आ जाता है, कभी बीजेपी विधायक खरीदने लगती है, बीजेपी के अंदर से भी घमासान होता है, कांग्रेस के लीडर्स को खरीदने बेचने की आफत आती है, कभी महाराष्ट्र में बवाल होता है, कभी पंजाब में होता है। उस चीज़ में सेंट्रल हमारे इंडिया में ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो सिक्योरिटी की बात होती है, सोवरेनिटी की बात होती है और आइडेंटिटी की बात होती है, भाई राजस्थान में स्टेट के लोगों ने राजस्थान गवर्नमेंट को चुना है। कोई भी बाहरी पार्टी, बाहरी मतलब जो पावर में नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी बड़ी पार्टी हो, अगर वो इस तरह से नुकसान पहुंचाएगी तो दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लोगों को ये चीज़ समझनी होती है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए वो ये चीज़ समझते नहीं हैं। तो आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंडिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस, तो हम बात कर रहे थे रिटेनिंग आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी की, ताकि वो अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जो इस तरह की फेडरेशन है, कौन सी, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, उनकी खुद वो लोग अपनी बिगर यूनिट बनाते हैं, सोवरेन होते हैं, उनके ऊपर सेंट्रल की पावर नहीं है और स्टेट पावरफुल उसमें ज़्यादा है। यूएसए में यही तो होता है। आप यूएसए में देखते हैं ना, वहाँ प्रेसिडेंट के जब चुनाव इस टाइम चल रहे हैं, तो आजकल खबरें आ रही हैं, ट्रम्प अंकल जो है मोदी भाई साहब का सहायता ले रहे हैं, वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प इसी चीज़ का था, आज के न्यूज़पेपर में चीज़ दी हुई है। तो उसमें क्या है कि स्टेट वहाँ ज़्यादा पावरफुल हैं, कई कई स्टेट्स में वहाँ इंडियन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पावरफुल भी हैं। तो क्या किया, इंडियन ही एक महिला है कमला हैरिस, उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन है, इंडियन मूल की है, ओरिजिन की है, तो इंडियन लोग सोचेंगे कि हमारे यहाँ डंका बज रहा है और हमें वोट देंगे। ये इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं। हमेशा से ही ऐसा होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है। कई कई बार चीज़ें अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे बदल रही होती हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें वहाँ पे हैं, क्योंकि जो ट्रम्प अंकल हैं वो कई बार H1B1 वीज़ा को लेके, नौकरी को लेके इस तरह के बातें करते हैं। एक तो वो महा झूठा आदमी है, उसके जैसा झूठा आदमी हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। वो कुछ भी बोलता रहता है, कभी दीवार बना देंगे मैक्सिको की बॉर्डर पे, कभी H1B1 वीज़ा जो होता है स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ 8 लाख के करीब पढ़ते हैं, तो उनको असर पड़ता है, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेट फैलाने के लिए ट्रम्प अंकल बहुत सारे बयान देते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लीडर्स करते हैं। तो कहने का मतलब है यूएसए में इस तरह से प्रेसिडेंट को बहुत मजबूत होने के लिए वहाँ पे स्टेट वाइड्स कई सारे जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, टाइम टू टाइम पे होते हैं वो, अलग अलग टाइम पे। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो सिर्फ ये दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि हाँ सिर्फ एक ही इंसान सारी जगह खड़ा हुआ है और मतलब वही सब कुछ चुनाव जीत लेगा। तो हमारे यहाँ एक इंसान के नाम पे पूरा जो है चुनाव जीत लिया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ स्टेट बहुत पावरफुल है, इसलिए वहाँ पे इस तरह की आजकल आप जो न्यूज़ देखें वो यही हो रहा है। कमला हैरिस जो हैं वो उनको खड़ा किया गया है, और वो आज की नहीं बहुत पहले ही यहाँ से चली गई थी। उनकी मदर थी, आई थिंक वो अफ्रीकन थी, और उनके पिताजी यहाँ से थे। ओके, तो इस तरह की फेडरेशन जहाँ पे स्टेट्स ऑटोनोमस ज़्यादा है, एक बिग यूनिट की तरह उनकी सोवरेनिटी आइडेंटिटी ज़्यादा है, तो इस तरह की फेडरेशन कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ये यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, ये एक शॉर्ट आंसर की तरह भी आता है, लॉन्ग की तरह से भी आता है। ये यहाँ से आपका आंसर है। विद एग्जाम्पल लिखने को आता है, तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कौन कौन सी कंट्री में कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं। आप चाहें तो और भी सर्च कर सकते हैं। यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। मतलब इसमें सेंट्रल जो है वो स्टेट से, सॉरी हाँ स्टेट से मतलब कम पावरफुल है, वहाँ स्टेट ज़्यादा पावरफुल। इट इज़ क्लियर। In the first category of federations,
All the constituent states usually have equal power and are strong vice versa the federal government. कहाँ है ना इसमें इस तरह की जो ये फर्स्ट कैटेगरी है फेडरेशन की, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उस कंट्री में या उस नेशन में, उनको बराबर पावर होती है, यहाँ तक कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट मतलब यूनियन, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी उससे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। I think you are clear about the point coming together federation. What is coming together federation and what is the system of sorry, एक यहाँ पे लाइन आई थी मैं भूल गया, यस यहाँ से, स्टेट कमिंग टुगेदर टू ओन फॉर्म अ बिगर यूनिट एंड सोवरेन रिटन आइडेंटिटी। इस चीज़ को लेके जब बोला जाता है तो आप समझ जाएंगे कि हो कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात हो रही है। वैसे तो कमिंग टुगेदर इजी है, चाहे वो 1 मार्क्स में स्टेट कंट्री को पूछने की बात आए, चाहे वो कंट्री को कंट्री के ऑप्शन देगा और आपको पूछेगा इनमें से किस में से कमिंग फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर नहीं है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप काइंडली उस चीज़ को ध्यान रखें। कई बार स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ से, बिगर यूनिट्स होती हैं, स्टेट कमिंग टुगेदर्स होते हैं, इक्वल पावर्स होती हैं, बट फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर होती हैं। तो व्हाट वाज द सिस्टम इज कॉल्ड, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये किस सिस्टम की बात हो रही है। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, यूनिटरी एंड होल्डिंग टुगेदर, तो आपको कमिंग टुगेदर पे टिक लगाना है। ये इस तरह से इतना लेवल जो है बढ़ा दिया है क्वेश्चन पूछने का। ओके, कमिंग टू होल्डिंग टुगेदर। ओके, the second route is where a large country decide to divide its power between the constituent states and the national government। और जो दूसरा रास्ता फेडरेशंस के लिए बनाया गया है या जो बहुत सी कंट्री फॉलो करते हैं, वहाँ पे ये है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है वो जो ये अपनी पावर्स को डिवाइड करती है स्टेट्स के बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जब बात होती है तो उसमें ये होता है कि वो सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय स्टेट के। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बेल्जियम है, इंडिया है, स्पेन है, और वही मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए, इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ फेडरेशन इज़, तो आप उसमें टिक करेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, और उसमें कहा जाता है कि व्हाट इज़ द सेकंड रूट ऑफ फेडरेशन वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, तो भी आप लिखेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और अगर इस पूरे को लिखने के बाद कंट्री के नाम दिए हों और उसने पूछा हो तो आप पहचान लेंगे कि हाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा है। ये इतना जो है घुमा घुमा के अब क्वेश्चन पूछने की हैबिट बढ़ रही है सीबीएसई की। इन द सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइज वर द स्टेट्स। अब वो स्टेट से सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है बजाय स्टेट के। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। हाँ, ये कई बार देखते हैं कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं, चाहे वो स्टेट्स हैं, सेंट्रल हैं, फेडरेशन में, उनको कई बार बराबर की पावर्स नहीं होती हैं। सम यूनिट्स आर गेन स्पेशल पावर्स, लेकिन कई यूनिट्स में उनको पावर जो है दी भी जाती है, स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। जैसे आप JNK के बारे में आप देखते थे, पहले था बट अब नहीं है, बट लेकिन सिक्किम की बात करें, हिमाचल में ज़मीन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की इंडिया में बात करें, उनको वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं, उनको स्पेशल राज्य का दर्जा हासिल है। ये इस तरह से हो सकता है, लेकिन वहाँ भी सेंट्रल का दखल ज़्यादा होता है क्योंकि फंडिंग वहीं से ज़्यादा जाती है। ओके, दिस इज़ द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट दिस। इसको नियंत्रण, न्याय नियंत्रण बोलते हैं, मतलब जो आपके न्याय, आपका जो अथॉरिटी है वो कितना लीगल है, कितना डिफाइन है आपके, मतलब किस बाउंड्री में आपको वर्क करना है, किस सब्जेक्ट पे वर्क करना है, ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ये नेपाल के सिटीजन्स की भी डिस्कशन है, वो कह रहे हैं कि कोई फेडरलिज्म लाइक नहीं करता है और कोई कहता है कि हम बहुत बड़ी कंट्री नहीं हैं तो हमें फेडरल कंट्री नहीं होना चाहिए। तो वो इस तरह की बात की है क्योंकि वो नेपाल के कंटेक्स्ट में बात की है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिग कंट्रीज़ में कई बार जो फेडरेशन है या फेडरलिज्म है वो ज़्यादा अच्छा है और कई बार जो है यूनिटरी भी अच्छा है। व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जब एक पूरी तरीके से जब बात आ जाती है क्वेश्चंस पे तो वहाँ से क्या क्या पॉइंट्स निकल के आने होते हैं। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे क्योंकि जब इतना सब पढ़ लिया है तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बात होगी, आप अपने सिस्टम के बारे में जानेंगे, इंडिया को क्या चीज़ें एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, क्या है। तो वही सारी चीज़ें थी कि हमारे यहाँ 3 लेवल हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे।
इसको मैं छोटा सा हाफ डिस्कशन पे ले जाने के बाद चैप्टर का इस आज के दिन का जो टॉपिक है उसे एंड करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा है। आगे जो टॉपिक है वो और भी अच्छा है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ही आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे अच्छे से, ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहें। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम, श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स मैनेजिंग डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी लेवल पे प्रॉब्लम आती हैं तो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम मानते हैं। इसीलिए फेडरलिज्म को अपनाना अच्छा होता है कि उस लेवल पे, रीजनल लेवल्स पे जो पावर्स हैं उनको भी पावर शेयर किया जाए। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मेनी लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड रीजन्स। अब बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी तो आपने पढ़ ली, बट इंडिया के बारे में क्या? ये तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है बेल्जियम और श्रीलंका से, बहुत ज़्यादा यहाँ रिलीजन है, और रीजन्स मतलब अलग अलग क्षेत्र है। पहाड़ी लोग अलग, आदिवासी अलग, है ना, सूखा अलग, और कहते हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो अलग, आइलैंड एरिया अलग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन कंट्री। हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट कैसे किए हम लोगों ने, उस पर चर्चा करेंगे। यस, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही बिगिन करेंगे क्योंकि वहीं सब कुछ लिखा हुआ है। इंडिया इमर्ज्ड एंड इंडिपेंडेंट रीजन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। हमारा देश आज़ाद हुआ, उभर के आया एक आज़ाद देश के रूप में, जब हम लोगों ने बहुत दर्द भरा और खून खराबे वाला पार्टीशन देखा है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राजे महाराजे थे, बहुत सी रियासतें थीं, 562 रियासत थी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट इंडिया में, और उनको एक करके फिर वन इंडिया बनाया है। सोचिए कितना बड़ा काम रहा है, कितना डाइवर्स है हमारा कंट्री। ये कोई चुनौती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक छोटी छोटी लाइन्स हैं, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। अगर मैं सच में बात करूँ तो आपको इतना सीखने को मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया क्या है बेटा? इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये चीज़ आप ध्यान रखें ज़रा अच्छे से। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब, अब मैंने बताया ना अभी आपको कि 562 रियासतों को एकीकरण किया गया, यूनियन किया गया, यूनाइट किया गया, और उसके बाद स्टेट्स बने। तो स्टेट्स को भी तो आप देखेंगे, सारे स्टेट्स मिला के तभी तो एक पूरा इंडिया बन रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज वर्ड फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। और तो जो इंडियन यूनियन है वो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के, यानी कि पावर शेयरिंग। हमने पावर शेयरिंग की है, यानी पूरा इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं पूरे इंडियन यूनियन की, तो हमने जो प्रिंसिपल अपनाए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायत लेवल पे जो पावर शेयरिंग की है, हमने वो सिस्टम अपनाया है अपने इंडिया में। ओके, हमने फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने फेडरलिज्म यूज़ किया, क्योंकि हमारे यहाँ 2 से ज़्यादा लेवल है। ओके, सो आज आपने जाना होगा इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर्ड है ये चीज़। आप जब पढ़ते हैं, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ या राइट्स पढ़ लें आप, या प्रीएम्बल पढ़ लें, ये सारी चीज़ें वहाँ अच्छे से दी हुई हैं। ओके, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। जो अभी आपने पढ़े वहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़। मैं इसको यहाँ ख़त्म करूँगा, फिर जो और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो आपको कल हम देखेंगे क्लास में। वी कैन सी ऑल दैट फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे फीचर्स की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लागू हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से लागू हैं, ये भी कह सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ वैसे तो हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टियर ऑफ सिस्टम ही लागू था, आप समझना इस बात को। वो इसलिए क्योंकि जब 3rd लेवल की बात आई थी ना पंचायती राज की, तो पंचायती राज में क्या किया गया था, उसको मोर पावर जो है वो नहीं दी गई थी। बात यहाँ पे आती, मोर पावर वहाँ नहीं दी थी। जब इसको मोर पावर दी गई तब इसको हमने एज अ 3rd टियर में शामिल करके फेडरलिज्म में एक 3rd टियर को ऐड किया एकदम परमानेंटली। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 टियर सिस्टम में एक हमारा यूनियन गवर्नमेंट था जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है होल नेशन को, द यूनियन ऑफ द इंडिया, यानी कि पूरे स्टेट्स को। एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। लेटर 3rd टियर ऑफ फेडरलिज्म हैज वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। क्या 3rd टियर में क्या चीज़ ऐड हुई वो अगर आप देखें
थर्ड ईयर में क्या चीज़ ऐड हुई? थर्ड ईयर में ऐड हुआ फेडरलिज्म। और वो कहाँ कहाँ हुआ? वो ऐड हुआ पंचायत लेवल और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। ठीक, ये चीज़ आप ज़रा ध्यान रखें। थर्ड ईयर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को लेके बात हुई है। तो पंचायत कहाँ होती है बेटा? पंचायत होती है विलेजेस में, जो सबसे छोटी यूनिट है इंडिया में। ठीक है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ कहाँ होती हैं बेटा? म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं सिटीज़ में, या जो आपके टाउन एरिया होते हैं वहाँ पे। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझें। पंचायत विलेजेस एरिया में होता है, जो आपका 30 ऑफ गवर्नमेंट है। और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो सिटीज़ में, जैसे भरतपुर है, बयाना है, या ये फतेहपुर सीकरी है, आगरा महानगर हो गया। भरतपुर और आगरा दोनों ही नगर निगम है, बट जो आपका बयाना टाइप शहर है, खैर है, या फतेहपुर सीकरी टाइप शहर हैं, किरावली जैसे शहर हैं, छोटे छोटे टाउन एरिया, वहाँ भी म्यूनिसिपैलिटी है। बट वहाँ पे और उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, वो हम लेटर ऑन इसमें समझेंगे। ओके, ज़रा देखें तो आगे। एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट ईयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं बेटा। पंचायत लेवल की अलग, जो प्रधान या सरपंच होता है उसकी अलग पावर है, जुरिडिक्शन है उसकी पावर है। म्यूनिसिपैलिटी में जो नगर निगम के मेयर और नगर पालिका के या नगर परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उनकी अलग पावर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जब हमारे यहाँ थर्ड ईयर ऐड हुई है ना इंडिया में, ये लेटर ऑन हमने पढ़ा था ना, इसको ऐड किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लेजिस्लेटिव पावर्स का है, एमएलए की बात हो, एमपी की बात हो, लेजिस्लेटिव पावर मतलब चुनाव रिलेटेड जो एमएलए एमपी होते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो अच्छे से हमारे यहाँ बेटा डिस्ट्रीब्यूशन उसको किया गया है, बहुत अच्छे से थ्री फोल्ड किया है उसको। दस इट्स कंटेन थ्री लिस्ट, तो वहाँ पे 3 लिस्ट की बात आती है। यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं बेटा, यूनियन लिस्ट, ये सारी चीज़ें, स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, इज पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब स्टेट लिस्ट, इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ऐसे करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड करता है उन सब्जेक्ट को जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये आप देखेंगे इंडिया लेवल पे इनके अलग अलग जो है मिनिस्ट्री होती है हमारे यहाँ, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। पूरी कंट्री की इन मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी जो आपकी मंत्रालयों की बात है उसकी, डिफेंस ऑफ द कंट्री, सुरक्षा की बात हो, दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। अगर कोई क्वेश्चन ये आए, वाई दी सब्जेक्ट आर इन यूनियन लिस्ट, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। वैसे तो यूनियन लिस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी आ सकता है, तो आप लिख ही सकते हैं। बट अगर घुमा के आए, वाई दीज लिस्ट दिस सब्जेक्ट सच एज फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, अगर ऐसे आ जाए तो आप उसका आंसर लिखेंगे दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। क्योंकि हमें इन सारे मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी की ही ज़रूरत है। बैंकिंग सिस्टम एक होना चाहिए, डिफेंस हमारा एक सिस्टम की तरह वर्क करना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स हमारे पूरी इंडिया के लिए एक जैसा होना चाहिए, करेंसी जो है एक होनी चाहिए। दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन रेज बिहाइंड द यूनियन लिस्ट। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट को, जो नई दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट हो या इससे पहले कांग्रेस की रही हो, उन्हीं को हक होता है इन सारे मामलों पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का। दैट्स क्लियर। अगर आप इसका अपोजिट कर दें तो वो स्टेट लिस्ट का आंसर आ जाएगा और सब्जेक्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। जरा देखें तो क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेट लिस्ट, और मतलब what are the subject behind the state list. State list contains subject of the state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. पुलिस की बात हो, स्टेट पुलिस की बात हो, ट्रेड व्यापार की स्टेट में बात हो, चाहे कॉमर्स छोटे छोटे जो व्यापारिक आपकी गतिविधियाँ हैं उन चीज़ों की बात हो, छोटे छोटे स्मॉल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स की बात हो, और एग्रीकल्चर की बात हो कि स्टेट में एग्रीकल्चर पर कितना लोग सरकार अच्छा सोच रही है, सिंचाई की बात हो, इरिगेशन, प्लांटेशन वगैरह की, उनको वाटरिंग की बात हो, उन सब चीज़ों पे जो है जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंसर्न करती है, उसी को ही पावर होती है सिर्फ और सिर्फ। द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो रहा है,
क्योंकि द स्टेट गवर्नमेंट के बाद जो लाइन है वो ये आ रही है, बट मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। कॉन्करेंट लिस्ट की तो बात ही नहीं हुई है। आई थिंक कुछ मिसिंग है स्टूडेंट्स। ये न्यू एडिशन की बुक है, उसके बाद भी इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यस, ये मिस प्रिंट है ये बुक, सो काइंडली डोंट बी कंफ्यूज। मैं इसके बारे में फिर आपसे कल ही बात करूँगा। मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा फाइल देखना होगा और उसके बाद मुझे आपको बताना होगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट का इसके बाद कुछ 4 और 5 लाइंस का रिमेनिंग है, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट आता है, और जो वो पेज दिया है वो कॉन्करेंट लिस्ट का स्टार्ट हो जाता है। सो आई थिंक देयर इज़ मिसिंग द remaining 4 or 5 lines of state list. So don't worry, we will discuss it in tomorrow class. So that's for today. Okay class, thank you and have a nice day.